ए लड़की, अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखती है? पता नहीं क्या अनाप शनाप बके जा रही हैं। वैसे तो मैंने कुछ किया नहीं है। आहन को अगर कोई गलतफहमी हो गई तो क्या होगा पता नहीं। शगुन अपनी घटिया हरकतों से कब बाज जाएगी, बस कोई गड़बड़ ना हो जाए, सनाया ने पैनिक करते हुए मन ही मन में कहा। भले ही उस वक्त सनाया का चेहरा शांत लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में हलचल मची हुई थी। अगले ही पल आहन इस मामले से में इंटरेस्ट लगने लगा। उसने कॉन्फिडेंस में शगुन से सवाल करते हुए कहा, तुम कहना क्या चाह रही हो? थोड़ा साफ साफ कहोगी? अब सनाया नर्वस होने लगी थी। उसकी आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। वहीं दूसरी तरफ शगुन को तो आहन के इसी ही सवाल का शगुन को इंतज़ार था। उसने आहन को जवाब देते हुए मुंह बनाकर कहा, आहन, जब तुम दिन भर मेहनत करके सनाया को खुश करने के लिए कोशिश कर रहे थे, वो तो किसी 5 स्टार होटल में मज़े कर रही थी। सुनने में आया है कि कल के बिजनेस मीटिंग के नाम पर सनाया यश मेहरा के साथ उसके ऑफिस में 2-3 घंटे अकेली थी। अब तुम इस बात का अंदाज़ा तो लगा ही सकते हो कि जहाँ पर क्या हुआ होगा। शगुन ने इस तरह अपनी बात कही कि मानो वो आहन को यकीन दिला रही हो कि सनाया और यश मेहरा के बीच कुछ ना कुछ तो ज़रूर चल रहा था। यूँ आहन की नज़रें में हैरानी देखना चाहती थी, मगर आहन ने आगे जो कहा उसे सुनने के बाद वो खुद ही हैरान हो गई। आहन ने शगुन के सवाल पर उल्टा सवाल करते हुए कहा, तो शो व्हाट? क्या शगुन आहन को बेवकूफ़ समझ रही थी? आहन से बेहतर कौन जान सकता था कि सनाया और यश मेहरा ने मीटिंग में क्या बातें की थी। जब सनाया यश मेहरा के सामने बैठी हुई थी, आहन खुद यश के साथ ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट था। उन दोनों के बीच हो रही एक बात आहन सुन रहा था, मगर शगुन और शौर्य क्या खुद सनाया भी इस बारे में नहीं जानती थी। शगुन ने आहन के सवाल का जवाब देते हुए कहा, आहन, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। क्या तुम जानते भी हो कि यश मेहरा कौन है? वो हैंडसम है, अमीर है, और सनाया भी कुछ कम खूबसूरत नहीं है। अगर वो दोनों अकेले किसी कमरे में हैं तो क्या पॉसिबल है कि उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ होगा? तुम्हें क्या लग रहा है वे दोनों आप साथ में बैठकर फिल्में डिस्कस कर रहे होंगे? आहन को ये सब सुनकर अपनी हंसी कंट्रोल करना मुश्किल लग रहा था। यश मेहरा, वो हैंडसम और अमीर आदमी, उसके लिए काम करता था, और शगुन उसे यश मेहरा का नाम लेकर इनकरेज करने की कोशिश कर रही थी। आहन ने भी थोड़ा मज़ा लेने के बाद सोचा और शगुन में सवाल पर जवाब में बोला, हाँ, सनाया ने मुझे बताया है वो दोनों असल में कोई कार्ड फिल्म डिस्कस कर रहे थे। आहन के इस जवाब को सुनने के बाद सनाया खिलखिलाकर हंसने लगी। वो समझ गई कि अब शुरुआत से लेकर अब तक आहन बस नाटक कर रहा था। असल में वो तो बस शगुन को चिढ़ाना चाहता था। पहले तो सनाया को थोड़ी फिक्र हो रही थी, मगर आहन उसे अपनी वाइफ पर पूरा यकीन था। शगुन ने चिढ़कर आहन से कहा, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? सनाया तुम्हें धोखा दे रही है। आहन ने इस बात पर क्रेजली लगते हुए कहा, नहीं तो मुझे सनाया से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पॉइंट पर शगुन की बोलती बंद हो गई, मगर ऐसे ही मौक़ों पर तो शौर्य अपनी काउंस का साथ देता था। अब तक उसने शगुन और आहन के कन्वर्सेशन को खामोशी से सुना, लेकिन अब वो भी बीच में बोल पड़ा। प्रॉब्लम क्या होगी भी क्यों? तुम क्या कर सकते हो आहन? तुम एक निकम्मे घर जमाई जो सनाया का हस्बैंड कम उसका पालतू ज़्यादा है। सनाया ने तुम्हें एक परफेक्ट पैकिंग समझा है। तुम उससे ड्राइवर हो, शेफ हो, घर का काम करने वाले नौकर हो, और इन सब कामों से मैं तुम्हें हसरत मिलती है तो पार्ट टाइम पति हो। ये कहते हुए शौर्य आहन को इस तरह घूर रहा था मानो कि कचरे के डिब्बे को देख रहा हो। वैसे तो हर बार आहन सनाया की फैमिली मेम्बर्स की बातें चुपचाप सुन लेता था, मगर सनाया को जो लोग अच्छे नहीं लगते हैं, आहन उन्हें क्यों झेलता? इसलिए आहन ने शौर्य की बात पर नॉर्मली रिएक्ट करते हुए कहा, शौर्य, मैंने सुना है कि कल तुम्हें बहुत मार पड़ी। क्या अब तुम ठीक हो?
आहन का यह सवाल सुनकर शौर्य के ताजे जख्म पर नमक का काम हो रहा था। कल की जिल्लत शौर्य जिंदगी भर के लिए नहीं भूल सकता था। उसने आहन से इरिटेट होते हुए कहा, मार पड़ी, इस सब का तुमसे क्या लेना देना है? तुम अपनी बीवी को कंट्रोल में रखो, वो बाहर गुलछरे उड़ा रही है। शौर्य की बात से आहन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा और उसने फिर से सवाल करते हुए कहा, मैं सनाया का ध्यान रखूँगा, मगर तुम भी अपना ख्याल रखो। मैंने सुना है तुम्हें बहुत ज़ोर से मारा था, क्या वो लोग बहुत हट्टे कट्टे थे? आहन के इस सवाल से शौर्य की बोलती ही बंद हो गई। कुछ देर की कसमकस के बाद शौर्य ने कहा, सनाया का अफेयर है, क्या इस बात से तुम्हें कोई फ़िक्र नहीं पड़ रहा? सनाया ने बचपन में से लेकर अब तक आज पहली बार शौर्य को इतना हारा हुआ देखा था। क्या ये वही आहन था जो उसके सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं रखता था और आज शौर्य को इतना लाचार कर चुका था कि शौर्य की बोलती ही बंद हो गई थी। सनाया इतनी हैरान कभी नहीं हुई थी। शौर्य के बार बार एक ही राग आलापने की वजह से अब आहन ब्रो हो गया था। वो बोला, शौर्य मेरी बीबी, तुम मुझे धोखा दे रही हैं या तुम्हें पूरे शहर के सामने बेइज्जती का साथ मार पड़ी? इन दोनों बातों को आपस में क्या लेना देना है? एक मिनट, कहीं कल तुम्हारी जो पिटाई हुई है उसमें तुम्हारे सर पर चोट नहीं लगी? अब शौर्य की पूरी तरह से चिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। उसने चिढ़ते हुए कहा, चुप करो आहन। सनाया ने मन ही मन में कहा, आहन ने अपना ये इंटरेस्टिंग अंदाज मुझे कभी क्यों नहीं दिखाया? अब तो कल रात को जो हुआ मुझे उसका एम्ब्रेसमेंट भी फील नहीं हो रहा है। ये सोचते हुए सनाया के चेहरे पर मुस्कान छा गई। अब जबकि शौर्य आहन से बातों में नहीं जीत पा रहा था तो उसने शनाया को टारगेट करने का प्लान किया। स्माइल कर रही सनाया को देखकर शौर्य ने नफरत भरे अंदाज में कहा, तुम क्यों हंस रही हो? कैरेक्टर लेस हो कर भी इनके नखरे तो देखो। हमारे ख़ानदान को शर्म आती है तुम पर शनाया। अब बात बिगड़ने लगी थी। शनाया ने अब इस सब का मजाक में लिया था, मगर अब वो गुस्सा होने लगी। वो कुछ कहने ही वाली थी कि आहन ने सीरियस अंदाज में कहा, शनाया के बारे में मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। आगे मेरी वाइफ के खिलाफ एक शब्द भी मत निकालना। वैसे तो आहन के इस अंदाज को देखकर शौर्य घबराने लगा था, मगर उसके पापा ने उसे एक बार सिखाई थी, डर लगे भी तो ये मत दिखाना कि डर रहे हो तुम। और इस ही सीख ने इम्प्रेस होकर शौर्य ने आहन से अक्कड़ में कहा, मैं उसका भाई हूँ, उसे डांट लगाऊं या मारूं मुझे हक है। तुम होते कौन हो? गिल खानदान के किसी से भी उलझने लायक ही नहीं हो तुम। अगले ही पल आहन ने शौर्य के गाल पर एक जोर की थप्पड़ जड़ दी और शौर्य की तरफ देखकर बोला, तुम यही कह रहे हो ना मैं तुम्हें छूने के भी लायक नहीं? लेकिन शौर्य, तुम किस लायक हो ये बताना मुझे ज़्यादा ज़रूरी लग रहा था। इस पॉइंट पर ना सनाया ने आहन से कुछ कहा और ना ही शगुन के मुंह से कुछ आवाज़ निकली। उन तीनों ने भी आहन का ये अंदाज पहली बार देखा था। आहन की एक बात साफ थी, कोई उसे कुछ भी कह ले, लेकिन उसकी वाइफ सनाया के अगेंस्ट कुछ कह रहा हो, आहन माफ़ नहीं कर पाता था। शौर्य को इस थप्पड़ से बहुत ही हम ब्लीड फील हो रहा था। उसने डरते डरते आहन से हमेशा वाली अक्कड़ में से कहा, क्या तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? गिल खानदान का वारिस हूँ मैं। अगर दादाजी को पता चला है तुमने मेरे साथ ऐसा कुछ किया है तो वो तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे।
इस पॉइंट पर आहान ने शौर्य को नीचे दिखाते हुए कहा, क्या तुम सच में इस गलतफहमी में हो कि मैं आनंद गिल से डरता हूँ? आहान के इस अंदाज से शौर्य और सुगुन के साथ साथ सनाया भी आहान को अजीब तरह से घूरने लगी। गिल कंस्ट्रक्शन की कंपनी के सामने खड़े रहकर भी आहान ऐसा कैसे कह सकता था? क्या वो सच में गिल खानदान की इज्जत नहीं करता था? वहाँ पर गिल खानदान के कई सारे लोग मौजूद थे और अगर कोई आनंद गिल का नाम ले कर बिना किसी फैक्ट से बात कर रहा था तो उन सबका गुस्सा होना आम बात थी। बेशर्म, क्या ये मौत को बुलावा दे रहा है? मुझे तो लगता है इसे और सनाया को हमें खानदान से ही बेदखल कर देना चाहिए। एक एक करके सभी आहान के ऐसे बर्ताव पर रिएक्ट हो रहे थे। उन सभी के लिए आनंद गिल किसी भगवान से कम नहीं थे। वो सब अपनी फैमिली हेड के खिलाफ कुछ नहीं सुनने वाले थे। अब तो सनाया भी थोड़ी परेशान हो गई। क्या इम्पॉसिबल में आहान ने कुछ ज़्यादा ही नहीं कह दिया है? पता नहीं इस सब का क्या अंजाम होगा, सनाया ने मन ही मन में कहा। आहान ने उन सब की तरफ बेफिक्र होकर देखा। वैसे तो ये सब के सब इतने गुस्से में घूर रहे थे, सब आहान से डर भी रहे थे, लेकिन उसे इतने गुस्से में घूर रहे थे मानो आंखों से ही आहान की जान ले लेंगे। आहान को इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसकी नज़र में ये वो लोग थे जो कमज़ोर को परेशान करते थे और पावरफुल लोगों से डरते थे। उन सब लोगों को नज़रअंदाज करने के बाद आहान ने बड़ी ही जेंटली नज़रों से अपनी खूबसूरत वाई की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, सनाया, क्या हम वापस चलें? सनाया परेशान थी और अब जब उसका प्रोजेक्ट भी उससे छीन लिया गया था तो वो ऑफिस में रहकर अपना मूड क्यों ख़राब करती। तो इसलिए उसने आहान की बात पर हामी भर दी। तुम दोनों के जाने के बाद से सभी परेशान हो गए। अपने चेहरे पर आया घबराहट भरा पसीना पहुंचा और आपस में गॉसिपिंग करते हुए वहां से चले गए। लेकिन शौर्य अभी अपनी जगह से ज़रा भी नहीं हिला और अपने आप से ही बोला, ये 2 दिन बद से बेहतर हो रहे हैं और सबके पीछे सिर्फ सनाया है, उसका निकम्मा हस्बैंड है। आहान, तुम्हें तो मैं तुम्हारी असली जगह दिखाकर रहूँगा। एक थप्पड़ का बदला लूँगा मैं इस दोनों से, और ऐसा बदला लूँगा कि ये दोनों मरने के बाद भी मेरा नाम सुनकर कांपने लगे। इस बारे में सोचते हुए शौर्य की आंखों में एक अलग ही आग नज़र आ रही थी। ये कोई ऐसी वैसी बदले की आग नहीं। शौर्य ने कुछ सोचा और एम्प्लॉयज़ के साथ चलते हुए ऑफिस के अंदर चला गया। दूसरी तरफ आहान अपनी बाइक चलाते हुए आगे की तरफ देख रहा था। सनाया कब से उससे कुछ कहना चाहती थी मगर वो कुछ कहने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पा रही थी। कुछ देर की खामोशी के बाद बाइक जाकर सिग्नल पर रुकी। सनाया ने अपना मन पक्का किया और आहान से कहा, आहान। सनाया ने उसका नाम लिया था मगर आहान समझता गया कि उसकी बीवी उससे किस बारे में बात करना चाहती थी। आहान ने अपने बाइक का रिवर व्यू मिरर कुछ इस तरह से एडजस्ट किया कि वो सनाया को और सनाया उसे क्लियरली देख सके। आहान ने मिरर के थ्रू सनाया को देखा और बोला, सनाया, क्या आपको कुछ मुझ पर यकीन है? डू यू बिलीव मी? ये सवाल सुनकर सनाया को एकदम से याद आ गया कि कुछ दिनों पहले स्प्रिंग कॉरपोरेशन की डील के वक्त आहान ने उससे यही सवाल किया था। सनाया इस बात के पीछे की वजह तो नहीं समझती पाई मगर उसने बहुत ही ईमानदारी के साथ आहान की आंखों में देखा और बोली, हाँ है। ये सुनते ही आहान के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई जिसे देखकर सनाया भी मुस्कुराने लगी। आहान ने सनाया की आंखों में झांकते हुए कहा, तो फिर मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे दादाजी खुद तुम्हें स्प्रिंग कॉरपोरेशन वाला प्रोजेक्ट वापस देंगे। आई प्रॉमिस। ये सुनकर सनाया सरप्राइज थी। ऐसा होना नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल बात थी। आनंद गिल हमेशा अपने डिसीजन सोच समझकर लेते थे और उन डिसीजन को बदलना उन्हें कमजोरी की निशानी लगता था। सनाया अपने दादाजी को बहुत अच्छी से जानती थी इसलिए आहान को ये वादा उसने थोड़ा अजीब लग रहा था मगर फिर भी
एक बार फिर से सनाया आहान पर यकीन करना चाहती थी। सिग्नल के ग्रीन होते ही आहान ने फिर से बाइक शुरू कर दी और दोनों अपने घर की तरफ निकल गए। दूसरी तरफ किसी बड़े से बार में शौर्य ने बार के किसी प्राइवेट रूम के दरवाजे पर लॉक किया। अंदर दरवाज़ा खुलकर कुछ लोग ने उसे देखा और बोले, गिल साहब, आप आज कैसे आना हुआ? शौर्य ने बहुत ही नरमी से पेश आते हुए कहा, मुझे विक्की भाई से कुछ काम है। क्या नया मिशन है? समझ लो। ये सुनते ही उन लोगों ने शौर्य को अंदर जाने के लिए कहा। अंदर जाकर बैठने के बाद किसी हट्टे कट्टे आदमी ने शौर्य के सामने के बार लॉक कर रख दी और बोला, भाई आ रहे हैं, आप थोड़ा इंतज़ार करो। शौर्य ने हामी भर दी और बार का एक घूंट पी लिया। आज तो शराब पीते हुए भी उसे हार को थप्पड़ याद आ रहा था जो उसने पिछले 48 घंटों में खाया था। शौर्य ने गुस्से में बियर का ग्लास टेबल पर रखा और मन ही मन में बोला, आहान, अब तुम्हारा काउंटडाउन शुरू। मेरी इंसल्ट का बदला अब मैं तुम्हारी प्यारी बीबी से लूँगा। क्या आहान खुद को और सनाया को इस नई मुसीबत से बचा पाएगा? ऐसा क्या करेगा आहान जिससे आनंद गिल खुद स्प्रिंग कॉरपोरेशन की डील सनाया को वापस कर दे? जब शौर्य बियर पीते हुए आहान और सनाया के आने वाले बुरे दिनों को इमेज कर रहा था, एक बाउंसर जैसी पर्सनालिटी वाला एक आदमी आकर उसके सामने बैठ गया। शौर्य ने एकदम से वो डरावना चेहरा देखा तो वो बार पीते पीते ही खांसने लगा। ये चेहरा किसी और का नहीं, विक्की भाई का था, जिससे मिलने के लिए शौर्य यहाँ पर आया था। छोटे छोटे बाल, बड़ी लाल आंखें और बाएं गाल पर एक बड़ा सा निशान। उस निशान को देखकर कोई भी विक्की भाई से डर सकता था। शौर्य के खांसते हुए एक देख के विक्की भाई हंसने लगा। उसने हंसते हुए शौर्य से कहा, गिल साहब, इधर कैसे आना हुआ? कोई काम था क्या? विक्की भाई की ये बात सुनकर शौर्य ने चालाकी से हंसते हुए कहा, भाई आप भी ना, ये क्या कह रहे हैं? अगर कोई काम नहीं होगा तो क्या मैं आपसे मिलने नहीं आ सकता? जब शौर्य चापलूसी भरी बातें करके विक्की को भी खुश करने की कोशिश कर रहा था, पीछे से एक तंग कपड़े पहनी लड़की विक्की भाई के पास आई और उसने पकड़ी हुई आइस गेर को लेदर से जलाने लगी। विक्की भाई ने सिगार का एक कस लिया और नाम में सिर हिलाते हुए शौर्य से कहा, गिल साहब, इतने मक्खनबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुमको अच्छे से पता है कि अगर डील मुझको अच्छा लगा तो मैं काम करने से मना नहीं करूँगा। अब बताओ, तुम ऐसे कौन से झमले में फंसे हो कि तुमको इधर के मेरे पास आना पड़ा? विक्की भाई कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग पाउड इंसान था। वैसे तो दुनिया के लिए वो इस बड़े से बार का मालिक था, लेकिन असल में वो एक गुंडा था जो बड़े बड़े बिजनेसमैन और अमीर लोगों के साथ उठना बैठना रखता था। शौर्य ने भी ज़्यादा वक्त गवाए बिना पॉइंट पर आते हुए कहा, भाई अब आप तो सब कुछ जानते ही हैं, तो मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। वो बात ऐसी है कि मेरी कज़न, मुझे याद है कि आप उसमें थोड़े इंटरेस्टेड हैं। अब तक जो विक्की भाई आलसी अंदाज में बैठा हुआ था, अचानक से उसकी आंखें चमकने लगी। उसने अपने बाएं हाथ में पकड़ी सिगार को ज़मीन पर फेंक दिया और अपने बाजू पर बने टाइगर टैटू को हिलाने लगा। तुम्हारी कज़न कौन? सनाया? विक्की भाई ने एक बार कंफर्म करने के लिए पूछा। जवाब में शौर्य ने हाँ में अपना सर हिला दिया। क्या 3 साल पहले उसकी शादी हो गई थी? उसने तुमको परेशान किया है क्या? भाई अब आप तो जानते ही हैं कि हमने अभी अभी स्प्रिंग कॉरपोरेशन के साथ काम करना शुरू किया है। अब किसी ना किसी को तो प्रोजेक्ट हेड बनना ही था होगा ना। इस ही बात से मेरा और सनाया का झगड़ा चल रहा है, इसलिए हम सबकी रात की नींद उड़ गई है। शौर्य की बात सुनकर विक्की भाई काउच पर आराम से फैल गया और उससे सीधा सवाल करते हुए बोले, तो क्या तुम सनाया को मरवाना चाहते हो? जैसे ही शौर्य ने विक्की भाई का ये सवाल सुना तो वो पैनिक करने लगा और नाम में सिर हिलाते हुए बोला, भाई आप ज़रूर मजाक कर रहे हैं, मैं भला किसी को क्यों मारने लगा? और सनाया तो मेरी कज़न है। क्या तुम स्प्रिंग कॉरपोरेशन के बारे में बात कर रहे हो? मेरे सुनने में आया है कि दिल्ली के रायज़ादा फैमिली ने भी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है। अब जब तुम लोग के पास इतना पैसा आ रहा है तो तुम्हारा काम करने के लिए मैं 10 लाख लूँगा।
विकी भाई की आंखों से लालच टपक रही थी। क्या राय ज़्यादा? तभी मैं सोचूं कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट वो भी शिमला में कौन कर सकता है। लेकिन ये तो सबसे अमीर और पावरफुल फैमिली है। नहीं, अब तो किसी भी कीमत पर मुझे सनाया को इस प्रोजेक्ट से बाहर निकालना ही होगा। सौर्य ने मन ही मन में सोचते हुए अपना इरादा पक्का कर लिया और हामी भरते हुए विक्की भाई से बोला, ठीक है भाई, 10 लाख में डन। शौर्य का जवाब सुनते ही विक्की भाई ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसने शौर्य से कहा, अरे गिल साहब, मैं क्या कंगाल लग रहा हूँ क्या? मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। अब बताओ तुम क्या चाहते हो, सनाया से कैसे निपटना है? ये सुनते ही शौर्य ने कुछ सोचा और विक्की भाई से टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, विक्की भाई, अब जो तरीका आपको सबसे ज़्यादा पसंद है उसी तरीके से निपटते हैं। शौर्य कर बात सुनकर विक्की भाई थोड़ा डाउटफुल लगने लगा। उसने शौर्य से सवाल करते हुए कहा, क्या मेरा मनपसंद तरीका? तुम चाहते हो कि मैं सनाया के साथ? शौर्य ने जवाब में बिना किसी झिझक के हामी भर दी। अपने जवाब को एक्सप्लेन करते हुए शौर्य ने कहा, हाँ भाई, अब आपको ही तो सनाया में दिलचस्पी थी, तो क्यों ना है इस मौके का फ़ायदा हम दोनों उठा लें। मैं बस चाहता हूँ कि हम वीडियो शूट कर लें। उस वीडियो के चलते सनाया का मुंह भी बंद रहेगा और आपकी कई सालों की तमन्ना भी पूरी हो जाएगी। एक एक शब्द के साथ शौर्य की शैतानियत झलक दिखाई दे रही थी। ये सुनकर विक्की भाई को भी बड़ी एक्साइटमेंट फील हो रही थी, मगर उसने एक बार फिर से शौर्य से सवाल करते हुए कहा, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? वैसे तो विक्की भाई को किसी से डरने का कोई रीज़न नहीं था, मगर फिर भी वो किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहता था। भले ही गिल फैमिली बहुत पावरफुल नहीं थी, लेकिन उनका बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ उठना बैठना था। गिल फैमिली के बेटे के साथ ऐसे उल्टी सीधी हरकत करने से कहीं विक्की मुसीबत में आ जाता तो। लेकिन शौर्य ने विक्की को यकीन दिलाते हुए कहा, विक्की भाई, आप टेंशन मत लो, मैं कह रहा हूँ ना, कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैंने फ्रेंड्स से एक स्पेशल ड्रिंक मंगवाई है, जिसे पीने के बाद कोई और तो दूर की बात है, खुद सनाया भी आपको मना नहीं करेगी। अब जब खुद लड़की के भाई ने हामी भर दी थी तो विक्की भाई को डरने की क्या वजह हो सकती थी। उसने शौर्य से कहा, मुझे तो ये डील बहुत मज़ेदार लग रही है, लेकिन क्या सनाया का हस्बैंड बीच में नहीं आएगा? क्या आहान बीच में आ सकता था? शौर्य की नज़रों में आहान गिल खानदान का फालतू कुत्ता था, जिसे जब चाहे चुप करवाया जा सकता था और जब चाहे भौंकने को उकसाया जा सकता था। और वैसे भी शौर्य को आहान से भी तो बदला लेना था। शौर्य ने कुछ सोचा और विक्की भाई से कहा, विक्की भाई, अब आपके लिए किसी लड़की की हड्डियां तोड़ना कब से मुश्किल काम हो गया। अगर आहान ने बीच में आने की कोशिश की तो उसकी थोड़ी सी खातिरदारी करने देना। शौर्य की ये बातें सुनते ही विक्की ठहाके लगा के हंसने लगा। शौर्य प्राइवेट रूम से बाहर आया और सनाया को कॉल करने लगा। कुछ देर बजने के बाद सनाया ने कॉल आंसर किया। हेलो, कौन? सनाया ने पूछा। शौर्य ने सीधे पॉइंट पर आते हुए कहा, मैं शौर्य। अगर आहान की जान बचाना चाहती हो तो प्लाजा बार पहुंच जाओ अभी। अपनी बात कहने के बाद शौर्य ने कॉल काट दिया। सनाया कंफ्यूज हो गई थी। शौर्य आहान की जान के बारे में कुछ कह रहा था। कहीं आहान किसी मुसीबत में तो नहीं है? सिट, मुझे जल्द से जल्द वहां जाना होगा, सनाया ने अपने आप से ही कहा और तैयार होने लगी। अब जब स्प्रिंग कॉरपोरेशन के प्रोजेक्ट से उसे निकाल दिया गया था तो सनाया ने सोचा कि क्यों ना घर पर रहकर आराम ही किया जाए। लेकिन अब एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया था। जब सनाया घर से बाहर निकल रही थी तो उसे एक मैसेज आया। सनाया ने मैसेज को पढ़ा, अगर तुम आधे घंटे में यहाँ नहीं आई तो आहान की हालत का जिम्मेदार कोई नहीं होगा। मैसेज को पढ़ते ही सनाया की आंखें गुस्से से लाल हो गई। शौर्य, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कुछ इंजीनियरिंग टीम के लिए तुम इतने नीचे गिर सकते हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, सनाया ने अपने आप से ही कहा और जल्दबाजी में घर से बाहर निकल गई। सनाया ने टैक्सी ली और जितने जल्दी हो सके प्लाजा बार पहुंच गई। बाहर ही सनाया को शौर्य का ड्राइवर मिल गया। उसने बताई हुई रूम में सनाया तुरंत चली गई। सनाया जब हाँफते हुए इस प्राइवेट रूम का दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि शौर्य आराम से बैठा रेड वाइन पी रहा था। सनाया ने गुस्से से उसे
अप्रोच किया और शौर्य से सवाल करते हुए बोली, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? शौर्य ने इस तरह रिएक्ट किया मानो उसने सनाया की कही हुई बात को सुना ही नहीं हो। बैठो, शौर्य ने कहा। वैसे तो सनाया उसकी एक भी बात नहीं सुनना चाहती थी, मगर क्योंकि वो बहुत थक गई थी तो सनाया बैठ गई। शौर्य ने टेबल पर रखी एक बोतल से कोई गुलाबी रंग की ड्रिंक ग्लास में सर्व की और सनाया की तरफ बढ़ा दी। सनाया इस सब के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। उसने शौर्य से कहा, शौर्य, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी से कहो। शौर्य ने फाइनली कुछ कहने की तकलीफ उठाई और मुस्कुराते हुए सनाया से कहा, सनाया, मैं तुम्हारा भाई हूँ, क्या तुम मुझसे थोड़े प्यार से बात नहीं कर सकती? सनाया ने इस बात पर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया और शक भरी निगाहों से शौर्य की तरफ देखने लगी। शौर्य कब से इतना पोटली हो गया था? सनाया ने अपने बिगड़ेल भाई को इतना नरमी से पेश आते हुए कई सालों में पहली बार देखा था और इसकी वजह से वो डाउटफुल थी। शौर्य ने आगे कहा, देखो, मुझे तुमसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आहान को मैं ऐसे ही माफ़ नहीं कर सकता। आफ्टर ऑल उसने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारी थी। सनाया ने शौर्य से सीधा सवाल करते हुए कहा, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? शौर्य ने एक बार फिर से ड्रिंक का गिलास सनाया की तरफ बढ़ाया और कहा, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम आहान को कंट्रोल करो। मैं उसका ऐसा बर्ताव सहन नहीं कर सकता और हम पुरानी बातों को भूल जाएं। आफ्टर ऑल एक फैमिली में ऐसे प्रॉब्लम अच्छे से नहीं लगते। मैं सही कह रहा हूँ ना? सनाया को ये ज़्यादा मुश्किल बात नहीं लगी और उसने शौर्य के ग्लास से अपना ग्लास टकराकर ड्रिंक का एक घूंट ले लिया और बोली, ठीक है, मैं आहान से कहूँगी कि वो आगे से ऐसा कुछ ना करे, मगर तुम भी उसे इंसल्ट नहीं कर सकते। आज कंपनी के बाहर जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी भी गलती थी। सनाया ने अपनी बात ख़त्म की ही थी कि किसी अनजाने शख्स ने उसके सामने आकर कहा, ड्रिंक कैसी लगी मेरी जान? सनाया उस आदमी के चेहरे पर लगा घाव देखकर डर गई, मगर अपनी घबराहट छिपाते हुए सनाया ने शौर्य से पूछा, ये कौन है शौर्य? सनाया को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, इसलिए वो उम्मीद के साथ शौर्य की तरफ देखने लगी, मगर शौर्य खड़ा हो गया और टेढ़ी मुस्कान के साथ सनाया की तरफ देखने लगा। उसने सनाया से कहा, सनाया, इसे मैंने तुम्हारे लिए ढूंढा है, उस आहान से ये कहीं गुना अच्छा है और हाँ, तुम्हें बहुत सेटिस्फाइज भी कर सकता है। शौर्य की बातें समझने की कोशिश करते हुए सनाया ने विक्की की तरफ देखा और वो समझ गई कि अब वो शौर्य के चंगुल में बहुत बुरी तरह से फंस गई थी। शौर्य, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सनाया ने कहा। वो शौर्य का कॉलर पकड़ने ही जा रही थी कि उसका सर चकराने लगा। वो सनाया काउच पर लेट गई। शौर्य, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर दादाजी को पता चला तो वो तुम्हारी जान ले लेंगे। मुझे यहाँ से ले चलो। शौर्य, सनाया चिल्ला रही, लेकिन ना ही शौर्य और ना ही विक्की उसकी कोई बात सुनने वाले थे। असल में जो ड्रिंक सनाया ने पी थी वो एक तरह का ड्रग्स था जिसके बारे में शौर्य ने जिक्र किया था। एक घूंट के बाद ही सनाया अपना होश खोने लगी थी। शौर्य और विक्की सनाया की इस हालत पर हंस रहे थे। शौर्य ने दरवाजे के पास जाकर कहा, भाई आप मजे लो, मैं निकलता हूँ। विक्की ने आमी भरी दी और शौर्य कमरे से बाहर चला गया। मेरी जान, मैं आ रहा हूँ, विक्की ने एक घिनौनी मुस्कान के साथ कहा। भले ही सनाया को सब क्लियरली दिख नहीं रहा था, लेकिन वो एक हट्टे कट्टे आदमी को अपनी तरफ आते हुए देख पा रही थी। दूसरी तरफ आहान अभी अभी अपने ऑफिस से बाहर निकला था। आज सनाया घर पर है तो मैं जल्दी से जाकर उसके लिए खाना बना देता हूँ। कितने दिनों के बाद हम दोनों घर पर मॉम के साथ मिलकर लंच करेंगे, आहान ने मन ही मन में कहा और पार्किंग से अपनी बाइक निकालकर घर जाने लगा। कुछ देर से उसे दिल में थोड़ी बेचैनी सी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला था, लेकिन आहान ने उस फीलिंग को नज़रअंदाज किया और जल्द से जल्द घर जाने लगा। आहान जब सिग्नल पर रुका तो उसने देखा कि किसी बड़े से बार में से शौर्य बाहर निकल रहा था और उसके चेहरे पर अलग ही तरह की खुशी नज़र आ रही थी। शौर्य को देखकर आहान कंफ्यूज हो गया। उसने मन ही मन में कहा कि आज सुबह जो हुआ था उसके बाद शौर्य का इतना खुश होना थोड़ा अजीब नहीं है? ना चाहते हुए मैंने उसे थोड़ा ज़्यादा ही इंसल्ट कर दिया था, लेकिन ये तो मुँह छिपाने के बजाय पार्टी कर रहा है, बेशर्म कहीं का। आहान ने देखा कि सिग्नल ग्रीन हो गया था तो उसने अपना वक्त नहीं गंवाया और सीधा चला गया।
कुछ भी करके वो लंच के लिए लेट नहीं होना चाहता था। आहान को क्या पता था मैं उसी प्लाजा बार में उसकी वाइफ सनाया पर क्या बीत रही थी। अब क्या होगा? क्या आहान को कुछ पता चल पाएगा या फिर वो घर चला जाएगा? आहान के जाने के बाद शनाया को विक्की से कौन बचाएगा?